morning everyone. In our previous lecture we will study about quadratic equation chapter 4 class 10th NCERT. Today we will continue from the last lecture. In the last lecture we study about the factorization method and formation of quadratic equation. ठीक है, उसके बाद आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. फैक्टराइजेशन मेथड हमारा कल कंप्लीट हो चुका है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई थिंक होगी नहीं. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमने फोर्थ चैप्टर की जो 4.2 एक्सरसाइज है जिसको हमने कल छोड़ा था लास्ट लेक्चर में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे एज इट इज. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज find two numbers whose sum is 27 and product is 182. find two numbers whose sum is 27. दो ऐसे numbers find करो जिनका sum क्या है 27. अगर हम उनका ऐड करते हैं तो sum क्या आता है उनका 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. और अगर उनका प्रोडक्ट करें तो वो क्या आता है 182. क्लियर है? तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, उसके लिए स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन. तो जब भी किसी क्वेश्चन में दो नंबर्स का सम गिवन होता है, ठीक है, सपोज करो मैं जर्नल में कोई भी दो नंबर है, एनी टू नंबर, उनका सम 50 है. सपोज कर लिया सम क्या है ये 50, उन दोनों का क्या है सम. और उनमें से एक नंबर है 28. फर्स्ट नंबर क्या है 28, तो सेकंड क्या होगा. दो नंबर हैं, दोनों का सम क्या है 50, उनमें से एक नंबर क्या है 28, और तो दोनों का सम क्या होगा वो हमें फाइंड करना है. वो कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सम 50 है, एक नंबर क्या है 28, ये माइनस कर देंगे, यहां से 22 आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो जब भी सम गिवन होता है, व्हेन गिवन क्या है हमें सम, और एक नंबर अगर हमारे पास आ जाए तो हम कैसे निकालते हैं सम माइनस, सेकंड नंबर कैसे फाइंड करते हैं सम माइनस फर्स्ट नंबर. क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी. जब भी सम गिवन है, एक नंबर अगर हम सपोज कर ले या हमें पता चल जाए तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे सम माइनस फर्स्ट नंबर. क्लियर, ऐसे स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन. सॉल्यूशन ऑफ थर्ड. Let first number is equal to x, hence second number क्या हो जाएगा अपने आप. अभी हमने जस्ट देखा था ना सम माइनस फर्स्ट नंबर. सम क्या है इसमें 27 और फर्स्ट नंबर क्या है x, तो सम माइनस फर्स्ट नंबर. क्लियर, तब भी सम गिवन होगा तो एक नंबर को x सपोज कर लेंगे, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सम माइनस फर्स्ट नंबर. क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182. तो इनका प्रोडक्ट कर दो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182. तो ये इसको माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. 182 को इस साइड ले आए. अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता अगर आपको माइनस साइन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो x की पावर 2 का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, 27 माइनस हो जाएगा और 182 प्लस हो जाएगा. ये आ गई हमारी इक्वेशन. अब हमें इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जो रूट्स होंगे वो फाइंड करने, वही हमारे नंबर आ जाएंगे यहाँ से. ठीक है ना, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या सीखा था, a क्या है 1, c है 182, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो 182, पॉजिटिव 182, और जिनका सब्ट्रैक्ट करें तो या सम करें तो कितना आना चाहिए -27. तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ रहा है और उनका सम जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों नेगेटिव होंगे. तो जब भी आप दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओगे तो आपको पता चल जाए कि वो दो नंबर कौन से हैं 13 एंड 14. देखो 13 और 14 की मल्टीप्लाई करके देखो, 14 3 जा 42, 4 कैरी 14 1 जा 14 4 182,
और 14 और 13 को ऐड करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों नेगेटिव है तो ये तो ऑब्वियसली बात पॉजिटिव हो जाएगा। 3 4 7 1 1 2, क्लियर है ना। ऐसा ही से हो गया हमारे पास जैसे हमें चाहिए था, तो वो दो नंबर हो गए 13 एंड 14। तो फैक्टराइजेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। जब भी x की पावर 2 का कॉफिशिएंट 1 हो तो आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन में जो दो नंबर आए वो ऐसे एज इट इज लिख देते हैं, x माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 13 और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। तो दो नंबर आ गए हमारे पास x 13 और 14। अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो देन सेकंड क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी कि 14। अगर इफ फर्स्ट नंबर क्या है 14 देन सेकंड क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 दैट मीन्स 13। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं इसी में फोर्थ क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज है वो। फाइंड टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ऐसे दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर हमें बताने हैं जिनके स्क्वायर का सम क्या होगा 365। तो यहीं को इसी को रफ करके करते हैं। कॉन्जुगेटिव इंटीजर है तो क्या होंगे, कल भी बताया, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार, तो एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर करो देन हमें सम करना है। ये फर्स्ट का स्क्वायर हो गया प्लस ये सेकंड का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 365। ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को चाहो तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 18 हो गया, यहाँ पे 2 8 जा 16 हो गया, ये 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। कुछ लास्ट की जैसी इक्वेशन आ गई है, प्रोडक्ट वही 182 चाहिए हमें, तो इस बार लेकिन नेगेटिव प्रोडक्ट चाहिए, तो इस बार नंबर्स कैसे आ जाएंगे, ये बड़े नंबर का साइन होता है तो ये 14x और माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल लास्ट की तरह आ गई ना ये इक्वेशन, बस उसमें सम हमें 27 चाहिए था और प्रोडक्ट वो पॉजिटिव था, यहाँ प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम 1 चाहिए, तो मैंने 14 और 13 को उसी तरीके से अरेंज कर दिया कि 14 प्लस का और 13 माइनस का। अब 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होंगे x प्लस 14। अभी आपको बताया था जब भी x की पावर 2 का कोफिशिएंट 1 हो ना तो एज इट इज लिख देते हैं x प्लस 14 x माइनस 13। 14 प्लस का ही लिया था हमने और ये माइनस का, तो x इज इक्वल टू एक तो आ गया माइनस 14 और x इज इक्वल टू आ गया 13। माइनस 14 नेग्लेक्ट हो जाएगा बिकॉज इसमें नेगेटिव साइन है। फाइंड टू कॉन्जुगेटिव सम ऑफ हुज स्क्वायर, लेकिन चल जाएगा ये भी, जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव है, तो इनमें से कोई एक नंबर हम मान लेंगे, ठीक है 13 एंड 14। तो अगर मैं 13 मान के चलूँ x इज इक्वल टू 13, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा 13 प्लस 1। ये फर्स्ट अगर ये होगा 13 तो सेकंड क्या हो जाएगा 14, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू माइनस 14 मान के चलते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा ये फर्स्ट हो गया माइनस 14, तो सेकंड क्या हो जाएगा फिर माइनस 14 प्लस 1 यानी कि माइनस 13। आंसर तब भी वही आएगा, ठीक है। क्लियर आपको ये। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ इसके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि एल्टीट्यूड कम है बेस से। लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हुई थी कि जो चीज छोटी होती है, कम होती है, उसको x अगर हम सपोज करके चलेंगे तो ज्यादा आसानी होगी क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल्टीट्यूड को x सपोज कर लेंगे, तो जो बेस है वो अपने आप एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस को x सपोज कर लेंगे, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा उससे कम, यानी कि x माइनस 7, या एल्टीट्यूड को x सपोज कर लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा x प्लस 7, ठीक है।
इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। तो अगर हाइपोटेन्यूज उसका 13 सेंटीमीटर है तो जो बची हुई दो साइड है वो फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? मान लिया कि ये हमारा राइट ट्रायंगल है कोई, सपोज ए बी सी, इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है और जो एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस अगर x है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? x माइनस 7। अगर एल्टीट्यूड x है तो बेस फिर x प्लस 7। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है फिर। अब हमें पता है कि जब भी राइट ट्रायंगल की बात होती है तो पाइथागोरस थ्योरम जरूर इंटरफेयर करती है। ठीक है, तो ये सारी बातें लिख देंगे। लेट बेस ऑफ गिवन ट्रायंगल is x centimeter, hence altitude is x minus 7 centimeter. Using Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, एक ही बात होती है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। बहुत सुना होगा इसके बारे में, अभी 10th क्लास में हम इसका प्रूफ भी करेंगे। अब तक हमने इसको प्रूव नहीं किया, जस्ट हम इसका रिजल्ट यूज करते आते हैं। जब हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे अपना सिमिलर ट्रायंगल तो उसमें हम पाइथागोरस को प्रूव भी करेंगे बाकायदा। ठीक है, तो बस वैल्यू रिप्लेस करो। हाइपोटेन्यूज इज 13, बेस इज x एंड परपेंडिकुलर इज एल्टीट्यूड x माइनस 7 स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14x। 69 को भी 169 को भी उधर लेके चलते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, और प्लस 49 है, 169 इस साइड आके अपना हो गया नेगेटिव। चलो ठीक है, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये माइनस करेंगे तो 9 माइनस 9 0 और 16 में से 4 गया तो 12। 2 भी कॉमन है इससे भी तो 2 से भी थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हो, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। तो आई थिंक 12 एंड 5, तो फैक्टर्स क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x। ठीक है ना, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 एंड माइनस 12 मल्टीप्लाई 5 माइनस 60, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कॉफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 12 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। Possible as side cannot be negative। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस कितना हो जाएगा? सो बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड क्या होगा? 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसमें स्टेटमेंट में मैं पॉजिटिव इंटीजर लिखना भूल गया था, तो जो x की वैल्यू माइनस 14 आई थी ना वो पॉसिबल नहीं होगी उस केस में, तो वो आपने नेग्लेक्ट कर देनी है माइनस वाली। बट मैंने लिख के दिखाया था ना आपको कि माइनस 14 पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है जब पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन में ना गिवन। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा बुक से देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि 2 पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो वो पॉजिटिव वर्ड लिखना भूल गए थे। अगर पॉजिटिव गिवन है तो फिर माइनस 14 तो अपने आप ही नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है ये 4.2 का। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो जो आर्टिकल कुछ ना कुछ आर्टिकल बनाती है, हमारे पॉटरी आर्टिकल्स हैं वो। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, जब एक दिन किसी पर्टिकुलर दिन पर कोई ऑब्जर्वेशन की गई है, तो ऑब्जर्वेशन किस टाइप की है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। प्रोडक्शन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं, एक आर्टिकल की कॉस्ट कैसी है? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज कॉस्ट ऑफ
वन आर्टिकल, कैसे है वो, 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। जितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनकी कॉस्ट जो है वो किस तरीके से है, 3 मोर देन नंबर ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। समझना कैसे इसको, देखो सपोज कर लेते हैं कि किसी जो जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए ना, मान लो कि एक आर्टिकल की कॉस्ट 10 रुपीज है, ये कॉस्ट कितनी है 10, तो हम ये बताना कितने आर्टिकल आए, कितने आर्टिकल आएंगे, इसके डबल से 3 ज्यादा, इसका डबल कितना होगा 20 + 3 यानी कि 23, सॉरी यानी कितना हो गया 23। क्लियर है। अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट 5 है, कितने रुपए है एक की कॉस्ट, एक जो आर्टिकल उसकी कॉस्ट कितनी है 5, तो कोई हमसे पूछे कि इस कंडीशन के हिसाब से उस दिन कितने आर्टिकल बनाए गए होंगे, तो कितने होंगे, इसके डबल से 3 ज्यादा, इसका डबल कितना होगा +3 यानी कि 10 + 3 क्या हो गया 13। क्लियर है। अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, लेट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल या ईच आर्टिकल लिख लो, ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू ₹X। देन नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने होंगे, इसके डबल से 3 ज्यादा, इसका डबल क्या होगा 2x, उससे 3 ज्यादा +3। क्लियर है ये बात इसने खुद बोल ली, हमने अपने पास से कुछ नहीं ऐड किया है। इसने कहा कि जितनी एक आर्टिकल की कॉस्ट है ना, उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा आर्टिकल हमने उस दिन बनाए हैं। ठीक है, इतने आर्टिकल बनाए हैं, ये एक की कॉस्ट है। ठीक है, मान लो कि 10 आर्टिकल बनाए हैं और एक की कॉस्ट 2 है, तो टोटल कितने का काम हो गया 10 × 2 20 एक दिन का। मान लो कि एक की कॉस्ट 3 है और इसके अकॉर्डिंग फिर आर्टिकल कितने बने होंगे, 3 × 2 = 6 and 3 9, तो टोटल कितने का काम हो गया उस दिन 9 × 3 यानी कि 27। क्लियर है। अगर जितने आर्टिकल बने हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी टोटल प्रोडक्शन आ जाती है उस दिन की, जितनी हमने कितने रुपए की प्रोडक्शन की है। तो उस दिन उन्होंने कितने करी है 90 रुपीज की। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, इतने उसने आर्टिकल बनाए हैं, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 90। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 2x + 3 = 90, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 3x = 90 और 2x² + 3x, सॉरी 9x लिख दिया मैंने, -90 = 0। अब ये तो सारे 2 से डिवाइड भी नहीं हो रहे, ठीक है ना, तो फिर तो इसको हेजिटेट करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्या क्या फैक्टर होंगे इसके, मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 180 और ऐड करें तो 3। सोचो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो 180 आए, 92 और वो -180 आएगा। ठीक है, और ऐड करें तो कितना आना चाहिए 3। अब मैं आपको मेथड सिखाता हूँ, अगर आपको एकदम दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि वो दो नंबर क्या होंगे, तो क्या मेथड होता है, एक बार जस्ट सपोज वो नंबर सोच के चलो जिनकी जो प्रोडक्ट है ना वो कितनी आ रही हो, कितनी प्रोडक्ट चाहिए हमें 180। कोई भी दो नंबर सपोज करके चलो, जैसे जिनकी प्रोडक्ट जो है क्या है 180 आ रही है, कोई भी दो नंबर, 90 और 2 तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, उनमें तो 88 का डिफरेंस है, डिफरेंस भी हमने 3 का ही रखना है। ठीक है ना, तो ऐसे दो नंबर 15 के साथ देखें, ये तो चली गया काम, 15 और 12 हो जाएंगे, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। मैं क्या सिखाना चाह रहा था कि दो ऐसे नंबर सोच लो जिनका प्रोडक्ट क्या है 180 आ रहा हो, जैसे 60 और 3 हो गए, लेकिन इनका गैप क्या है अभी 57, काफ़ी ज़्यादा, तो हमने बहुत नीचे आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको डिक्रीज करते जाएंगे और इसको इंक्रीज करते जाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, और अगर ये ना भी याद हो तो अभी जब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे ना उससे और ईजी हो जाता है। पेपर में ऐसा लिख के नहीं आता है कि आप इसको उस मेथड से सॉल्व करो, तो जब डिस्क्रिमिनेंट मेथड करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी लगेंगे आपको। तो यहाँ से फिर 2x, यहाँ से तो फिर x ही कॉमन होगा हमारा, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2x + 15
यहाँ से फिर क्या कॉमन ले, 6 कॉमन लेना पड़ेगा, क्या बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ब्रैकेट आ गई x माइनस 6, ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट क्या आएगी हमारी 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये मैंने गड़बड़ नहीं करी है यहाँ, ठीक है, ठीक चल रहा है बिल्कुल। 2x स्क्वायर 3 को लिख लिया, 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, और ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू एक तो 6 आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा माइनस 15/2, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो कॉस्ट एक की कितनी होगी 6, x क्या माना था हमने, कॉस्ट माना था, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 6, एंड नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे,2x प्लस 3 था तो x की प्लेस पे 6 पुट करो, 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कि 12 प्लस 3 दैट मीन्स 15। तो 15 आर्टिकल बनाए थे, एक की कॉस्ट 6 थी, तो 15 इंटू 6 90 का अपने आप ही प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। कितने आर्टिकल बने हैं, 15 आर्टिकल बने हैं, एक की कॉस्ट क्या है 6, तो 15 इंटू 6 की प्रोडक्शन हो गया उस पर्टिकुलर दिन का, जो कि 90 ही है, 15 6 या 90। क्लियर। अब चलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ। नेक्स्ट, अब दोनों मेथड की बेसिक्स बातें मैं आपको एक साथ करा देता हूं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे फिर लास्ट में। तो पहले बेसिक्स सीख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर है इस फॉर्म में बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के बाद आप a b c की वैल्यू बड़ी सिंपली फाइंड कर सकते हैं। जो x की पावर 2 का कॉफिशिएंट होगा उसको a बोलते हैं, जो कि कभी भी 0 नहीं हो सकता। ध्यान रहे जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी ये दोनों 0 हो सकते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो x का कॉफिशिएंट है वो b और जो कांस्टेंट बच गया वो c। तो उसके बाद आपने एक ये चीज फाइंड करके देखनी है, b² माइनस 4ac, ये होता क्या है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, सिंगल एक नंबर का क्वेश्चन कि इक्वेशन गिवन होगी, बोल देगा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं, ओनली b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू, इसकी 3 पॉसिबिलिटी है, हो सकती है ये पॉजिटिव आए, हो सकती है ये नेगेटिव आए, हो सकती है ये 0 आए, ठीक है। 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस कि b² माइनस 4ac क्या हो सकता है, क्या हो, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 हो सकता है। दूसरा b² माइनस 4ac हो सकता है हमारा 0 हो जाए, और तीसरा b² माइनस 4ac हो सकता है हमारा ये नेगेटिव हो जाए। इन 3 के अलावा तो कोई बात होती नहीं ना किसी नंबर की, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या 0 होता है। 3 ही टाइप के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और सिंपल इंटीजर, ठीक है। तो ये जब केस होगा देन वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट। जैसा कि अब तक होता आ रहा था, हमारे पास 2 रूट आएंगे, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर ये केस आता है वी हैव 2 इक्वल रूट्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं रिपीटेड रूट्स, ठीक है। अगर नेगेटिव आ जाती है b² माइनस 4ac की वैल्यू, देन नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो क्वेश्चन हम करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो b² माइनस 4ac की 2 वैल्यू या तो पॉजिटिव हो वो या 0 हो, तब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं करेंगे। ये रूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स का, ये होता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएगा कि रूट्स का नेचर कैसा है। समझ गए बात आप, ये कि अगर पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर
इक्वल टू 0 देन वी हैव टू इक्वल और रिपीटेड रूट्स। ऐसा होता था कि दो वही सेम दोनों ब्रैकेट से वही आंसर आता था, तो हम बोलते थे कि ये दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, या उन्हीं को रिपीटेड रूट्स बोला जाता है। थर्ड, अगर नेगेटिव आ जाता है तो कोई भी रियल रूट है नहीं उसका, उसके इमेजिनरी रूट्स हैं और वो हमें अभी फाइंड आउट नहीं करने हैं, फिलहाल हम सिर्फ रियल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हर क्वेश्चन में आपको एक हैबिट डालनी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार चेक कर लेना है कि रूट्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं आपको उसका फॉर्मेशन ना बता के डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से जब भी स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर तो वो इजी होगा आपको समझने में। एक तो आपको ये हैबिट डालनी है कि पहले ही चेक कर लें कि इक्वेशन जो है हमारी, सबसे पहले ही चेक कर लें कि इक्वेशन जो है उसके रूट्स का नेचर कैसा है, तो वो नेचर चेक करने के बाद तब आप क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारा जो मेथड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, by completing the square method। चलो हम अपना पुराना ही मार्कर यूज करते हैं, इसमें ज्यादा लाइट आ रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं सबसे पहले। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.3। ये है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग, ठीक लिखा है 7x प्लस 3, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको ओरली पहले बता देता हूं कि मेथड कैसा है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो x, पहले तो इक्वेशन को लिखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जो x की पावर 2 का कॉफिशिएंट है वो 1 होना बहुत जरूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में 1 है तो आपका एक काम बच गया, एक स्टेप आपका बच गया वहां से। अगर 1 नहीं है तो पहला काम है आपका कि उसके कॉफिशिएंट को क्या करो, 1। जैसे यहाँ कॉफिशिएंट क्या है 2, तो ये मेरे को क्या चाहिए 1। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा, तभी वही एक तरीका है इसको कॉफिशिएंट को 1 करने का। ठीक है, तो डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय 2। लेकिन अभी मैंने आपको कहा था कि आपको हैबिट डालनी है कि पहले नेचर चेक करना रूट का कैसा है, वो मैं खुद भूल गया। चलो पहले नेचर चेक करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है माइनस 7 और c की वैल्यू क्या है 3। डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा 2 और c क्या है 3, ये माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये कितना आ गया 25 विच इज ग्रेटर देन 0। सो वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट। तो हमारे पास 2 रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट। क्लियर, अब जो करते हैं स्टार्ट। अभी ये काम इससे पहले करना चाहिए था हमें। अब मैंने देखा कि कोफिशिएंट तो 2 है, कोफिशिएंट चाहिए 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर में। ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया x स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 7/2x और प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको इस साइड ले आओ, x स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। स्टेप फर्स्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। स्टेप सेकंड ये है कि जो भी अब नई b की वैल्यू आई है ना, जो भी अब हमारा b आया है, क्या आया अभी हमारा न्यू b क्या है माइनस 7/2। ठीक है, इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो या इसका हाफ कर लो। जो भी कोफिशिएंट 1 करने के बाद जो भी b की वैल्यू नई आएगी उसका आप हाफ करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले x की पावर 2 का कोफिशिएंट 1, अगर वो है तो सीधा स्टेप 2 पे जाएंगे, अगर वो नहीं है तो पहले वो स्टेप करेंगे कंप्लीट।
तो यहाँ x की पावर 2 का कोफिशिएंट 1 कर लिया मैंने। अब b की जो नई वैल्यू है वो -7/2 है, इसका क्या करेंगे हाफ, यानी हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया -7/4। अब इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है आपको, ठीक है। इस जो ये हाफ करने के बाद जो भी चीज आएगी ना उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा x² -7/2x तक तो था ही, अब जो क्या आया है -7/4, या साइन यहाँ नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं आप, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। और ये -3/2 पहले था ही, और इस साइड भी क्या ऐड किया मैंने 7/4 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे इक्वेशन पे, दोनों साइड हम सेम चीज ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? क्या किया है, सबसे पहले x की पावर 2 का कोफिशिएंट 1 होने के बाद ये हो गया यहाँ पे 1, जो नया b आया है उसकी 1/2 से मल्टीप्लाई। ये स्टेप सीख लो, ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही करने हैं, ठीक है ना। और 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी चीज आई साइन को भूल जाओ, बेशक नेगेटिव है कि पॉजिटिव उसका फर्क नहीं पड़ेगा, उसको दोनों साइड ऐड कर दो। ये 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिया मैंने। अब एक तो आपको हमेशा यहाँ x लिखना है, ठीक है। अब अगले स्टेप में, क्योंकि x का क्वेश्चन चल रहा है तो x y का है तो y। दूसरा, यहां जो साइन है b का वो साइन लिखना है, ठीक है। तीसरा जो हमने ऐड किया है वो लिखना है 7/4 और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हमेशा इसका स्क्वायर आएगा, अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार चेक कर लो। x - 7/4 का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, क्या हो गया x² प्लस 7/4² माइनस 7/2x, बिल्कुल यही चीज है, ठीक है। तो ये हमेशा स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, आंख बंद करके आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। किस तरीके से लिखेंगे, एक तो वेरिएबल लिखना है जो भी है, साइन यहां देखना है, इसका साइन अगर प्लस होता तो मैं यहाँ प्लस लिखता, यहाँ माइनस होता तो मैंने माइनस लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो ऐड किया वो और होल स्क्वायर, क्लियर इतनी चीज। उसके बाद इज इक्वल टू -3/2 तो ये है ही, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 49 अपॉन हो गया 16। इसका एलसीएम अगर ले लें 16 तो यहाँ 2 8 जा 8 3 जा 24 और प्लस 49, तो हमारा इक्वेशन कैसी आ जाएगी, x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 - 24 हो जाएगा 25/16। ये स्क्वायर उस साइड जाके स्क्वायर रूट 25/16। जब भी स्क्वायर रूट हटेगा तो दो वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से कि +-5/4 वैल्यू आ गई हमारी। x - 7/4 इज इक्वल टू +-5/4। ये तो बात पता है ना कि स्क्वायर रूट हटेगा तो दो वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का 4। तो अब यहां से एक बार तो x - 7/4 को हम पॉजिटिव 5/4 मान लेंगे, ठीक है, और एक बार x - 7/4 को हम नेगेटिव 5/4 के इक्वल मान लेंगे। तो ये उस साइड जाके प्लस होगा, तो ये आ जाएगा अपना 5/4 प्लस 7/4 यानी कि 12/4, यानी कि x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 3, ठीक है। ये उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू -5/4 ऑलरेडी है, ये प्लस 7/4 हो जाएगा। 7 में से 5 गए तो यहाँ बचेंगे हमारे 2/4 और 1/2। x इज इक्वल टू हो गया 1/2। देखो स्टार्टिंग में हमने नेचर चेक किया था ना कि 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आए हैं 3 एंड 1/2। क्लियर है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये हैबिट होनी चाहिए कि नेचर ऑफ रूट आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हैं फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac से। उसके बाद जो इक्वेशन है उसमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट आपका 1 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो 1 है तो आपका एक स्टेप वहां से बच गया है, अगर वो 1 नहीं है तो फिर आपको उसको 1 करना है। 1 करने के लिए जो भी कोफिशिएंट है पूरी इक्वेशन को उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारा इसको जो ये इक्वेशन है यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था तो मैंने थ्रू आउट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है, तो वो कोफिशिएंट 1 हो गया। उसके बाद जो नया b आएगा उसका हाफ करेंगे, हाफ करने के लिए उसकी 1/2 से मल्टीप्लाई करनी होती है
तो उसके हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करी। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने देखा 7/4 आया, तो दोनों साइड 7/4 ऐड कर देंगे। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, सेम फायदा होगा, इस साइड होल स्क्वायर बन जाएगा। यही तो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया ना। जब भी किसी चीज का स्क्वायर ओपन करते हैं तो उसमें 3 टर्म्स आती हैं, तो हमारे पास यहाँ 2 थी, तो तीसरी हमने इस तरीके की सोच के लेके आए हैं कि वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाए, उस चीज का स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो हमने यहाँ स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है, इज इक्वल टू दिस। तो इस साइड सिंप्लीफाई किया, फिर स्क्वायर रूट साइड जाके स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट होते ही फिर ध्यान रखने की बात है कि प्लस माइनस 2 वैल्यू आएंगे आपके पास वहां। ठीक है, तो वहां से फिर एक बार पॉजिटिव मान ली, एक बार नेगेटिव, तो 2 हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट आ चुके हैं। क्लियर। अब इसके जो फर्स्ट के पार्ट है वो मैं आपको एक और करा देता हूं, उसके बाद फिर ये आपको करने हैं खुद। ठीक है, चलो इसका जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है वो मैं आपको करा देता हूं। स्क्वायर रूट वाला पार्ट क्या है, एक बार ये रफ कर देते हैं। जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है वो है, थर्ड पार्ट है इसका स्क्वायर रूट वाला जो भी है वो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है इक्वेशन, कोई सोचने वाली बात नहीं है, इक्वल टू 0 है। तो अब इसका एक बार नेचर तो चेक कर लेते हैं। a = 4, b = 4√3 एंड c = 3। तो b² - 4ac, b कितना है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4, c की जगह 3, तो हो जाएगा 16 इंटू, इसका रूट कटेगा तो 3, 4 4 16 इंटू 48 हो गया, ये भी 48 हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा 0। जब भी b² - 4ac 0 आता है तो हम वी हैव 2 इक्वल रूट्स या रिपीटेड रूट्स। चलो रूट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, नेगेटिव आता तो हम क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं करते। अब जो इक्वेशन है उसको किससे डिवाइड करेंगे, ये कोफिशिएंट 1 चाहिए ना हमें, तो इसको फिर 4 है तो 4 से डिवाइड करो। डिवाइड द इक्वेशन बाय 4, कैसे हो जाएगी, x², ये भी 4 कटेगा, √3x प्लस 3/4 = 0। अब इसको अगले स्टेप में दूसरी साइड, तो कैसे हो जाएगी ये x² प्लस √3x = -3/4। अब जो नया b आया हमारा, पहले b क्या था हमारा 4√3, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आया है √3, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2, दोनों साइड ऐड कर दो, x² प्लस √3x √3/2 का स्क्वायर, और इस साइड भी ऐड करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर। तो अब ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, साइन ये वाला पॉजिटिव और ये 3/2 का होल स्क्वायर। ये बेशक आप ओपन करके देख लेना, यही आएगा एज इट इज, इक्वल टू -3/4, यहाँ स्क्वायर से कट गया तो ऊपर तो 3 आया, नीचे 2 का स्क्वायर 4, ये तो 0 हो गया। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। स्क्वायर रूट उस साइड जाके 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही, 0 तो पॉजिटिव ना होती है ना नेगेटिव होती है, तो प्लस माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये बेवकूफ़ी तो आपको करनी नहीं है कि 0 के आगे आप कोई साइन लगाओ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 0। तो अब इसलिए 2 इक्वल रूट्स आने थे हमारे, तो दोनों इक्वल रूट्स क्या हो जाएंगे वो x इज इक्वल टू -3/2 -3/2। तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं इक्वल। क्लियर है यहाँ से। अब इसके 2 पार्ट्स बचे हैं, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। एक में तो शायद b² - 4ac नेगेटिव आ जाएगा, और जो बचे हुए होंगे उसमें फिर आपको वो पॉजिटिव आएगा। तो ये जो 4.3 एक्सरसाइज हमारी ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक लेक्चर पूरा लगेगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, और फिर 4.4 तो शायद मैंने 3 लेक्चर के लिए आपको बोला था, लेकिन इसमें 4 लेक्चर हमारे लग सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आप पजल हो जाओगे, तो इसलिए एक ही मेथड आज मैं कंप्लीट करा के छोड़ रहा हूँ आपको। नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा उसमें 4.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे,
और नेक्स्ट लेक्चर में 4.4 कंप्लीट कर देंगे। अगर 4.3 आप खुद कंप्लीट कर लोगे, सॉरी 4.3 कंप्लीट होने के बाद 4.4 तो आसान लगेगी, वो तो हम 15-20 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे फिर। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।